बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। कैट ईटी की ट्रेनिंग के हवाले से दूसरी वीडियो आपके सामने है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर और इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन से इंजन में ये कनेक्ट की जाती है। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, थोड़ी सी हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास ईटी है या जो ईटी पर काम करना चाहते हैं या जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब आप ईटी कनेक्ट कर लेते हैं इंजन पर, तो ऊपर जो बार चल रही होती है कंप्यूटर में, उसमें ये सब लिखा हुआ होता है। ये हमारे पास क्योंकि एक लाइन में नहीं आ रहा था तो हमने इस तरह लिख दिया इसको। सबसे पहले फाइल होता है, फिर व्यू, डायग्नोस्टिक्स, इंफॉर्मेशन, सर्विस, यूटिलिटीज़ और हेल्प। फाइल जो है इसमें कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है, यहाँ से हम फाइल्स को सेव वगैरह करते हैं या जब हमें ओपन करनी हो कोई चीज़ तो यहाँ से ओपन करते हैं। कोई हमें फ़ाइल डालनी है ईटी में या ईटी से कोई फ़ाइल सेव करनी है। व्यू में भी कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे डायग्नोस्टिक्स में और सर्विस में है। बाकी इन्फॉर्मेशन में भी खाली इन्फॉर्मेशन के हवाले से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, इसका जो है वो हिस्टोग्राम वगैरह। यूटिलिटीज़ में जो है इसकी जो एडोप्टर की जो सेटिंग्स हैं वो कुछ होती हैं। हेल्प में फिर आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक्स में क्या क्या होता है और सर्विस में क्या क्या होता है, इस पर अभी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद जब आप देखते हैं उससे नीचे वाली बार में, तो वहाँ इस तरह की शेप्स बनी हुई होती हैं। सबसे पहले जो है वो स्टेटस होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंजन के जितने पैरामीटर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। वो एक पेज पर भी हो सकते हैं और 5-6 उसके पेजेस भी हो सकते हैं। तो जब ये गैस इंजन पर कनेक्ट की जाती है ईटी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। डीजल इंजन में जो है उसके मुकाबले में कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या होता है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 कोड्स होते हैं। अक्सर इंजनों में ये कुछ ऑप्शन इसमें बंद होते हैं और कुछ में ये चारों जो है वो ओपन होते हैं। तो शुरू के जो 2 हैं वो बेसिकली डायग्नोस्टिक कोड्स कहलाते हैं और उसके बाद के जो 2 हैं वो इवेंट्स होते हैं। तो इनका क्या मतलब है इस पर अभी हम बात कर लेते हैं। इसके बाद ECM समरी, ECM समरी के बाद ECM कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह का सिंबल होता है। उसके बाद अगर आपको यहाँ से एग्ज़िट होना है, ईटी को डिस्कनेक्ट करना है, तो यहीं से डिस्कनेक्ट होता है और फिर यहीं से रिकनेक्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेन पेज पर नज़र आएंगी। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हम जब डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे तो यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, कौन कौन से ऑप्शन हैं। उसके बाद सर्विस में जब हम डायग्नोस्टिक्स में जाते हैं तो वहाँ पर हमें मेनली 3 टेस्ट नज़र आते हैं: इंजेक्टर सोलेनाइड टेस्ट, सिलेंडर कटआउट टेस्ट और वीगल टेस्ट। तो ये क्या होता है? इंजेक्टर सोलेनाइड टेस्ट, जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो हमारे इंजेक्टर्स हैं, चूँकि हम ईटी जब कनेक्ट कर रहे हैं इंजन पर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर्स होते हैं EUI, जिस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोस बना चुके हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि EUI किस तरह काम करता है। तो उसका जो सोलेनाइड है उसको अगर हमें टेस्ट करना हो तो उसका तरीका यही होता है कि हम ईटी कनेक्ट करें। इंजन हमारा स्टॉप कंडीशन में होना चाहिए मगर ECM से कनेक्ट होनी चाहिए हमारी ईटी। उसके बाद फिर हम डायग्नोस्टिक्स में आएंगे, इंजेक्टर सोलेनाइड टेस्ट पर ओके करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद ये टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और 1 बाय 1 तमाम इंजेक्टर्स के सोलेनाइड जो है वो टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसमें बाकायदा आवाज़ आती है। एक एक सोलेनाइड जैसे टेस्टिंग पर जाता है तो टक टक की हमें आवाज़ आती है। उससे भी हम जो है वो महसूस कर सकते हैं कि सारे इंजेक्टर्स के जो सोलेनाइड्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। और अगर कोई सोलेनाइड शॉर्ट होगा या ओपन होगा तो वो ईटी पर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद फिर हम उस इंजेक्टर को खोल कर चेक कर सकते हैं। तो इंजेक्टर सोलेनाइड टेस्ट हमेशा स्टॉप कंडीशन में होगा। दूसरा टेस्ट है सिलेंडर कटआउट टेस्ट। सिलेंडर कटआउट टेस्ट पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो इसको अभी हम स्किप कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, किस तरह हम सिलेंडर कटआउट टेस्ट करते हैं ईटी के ज़रिए। तीसरा टेस्ट होता है वीगल टेस्ट। वीगल टेस्ट कहलाता है इलेक्ट्रिकल के कनेक्शंस वगैरह में अगर कोई लूजनेस हो जिसकी वजह से हमारे इंजन में प्रॉब्लम आ रहा हो मगर हम उसको डायग्नोस ना कर पा रहे हो या डिटेक्ट ना कर पा रहे हो, तो वीगल टेस्ट पर डालकर हम इंजन की पूरी जो हार्नेस है उसको हिलाते हैं, 1 बाय 1 सारे सेंसर्स की वायरिंग चेक करते हैं। तो इससे हमें इस तरह का अंदाज़ा होता है कि कहाँ पर हमारी वायरिंग में प्रॉब्लम है या लूजिंग है। तो वीगल टेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकली हार्नेस की कनेक्शंस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक्स में हमारे पास ये 3 जो है वो मेन टेस्ट होते हैं। अब हम नेक्स्ट सर्विस की तरफ बढ़ते हैं। जब हम सर्विस बार पे क्लिक करते हैं तो सर्विस में हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो 2 हैं, एक मॉनिटरिंग है, दूसरा कैलिब्रेशन है। मॉनिटरिंग में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे इंजन के जो सेट पॉइंट्स होते हैं कि मसलन इंजन को कितने लो ऑयल प्रेशर पर शट डाउन होना है
कितनी ओवर स्पीड का सेट पॉइंट है, कितनी उसकी रेंज पर जो है कितनी वैल्यू पर अलार्म आना है और कितने पे शट डाउन होना है। ये सारी चीज़ें हमारे इंजन की मॉनिटरिंग में होती हैं। अच्छा, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है उसमें हम ये सेट पॉइंट्स सेट करते हैं, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंजन होगा जिसमें ईसीएम होगा तो वहाँ ईसीएम की एक अपनी भी प्रोग्रामिंग होती है, वो हम इसमें मॉनिटरिंग में जाके देखते हैं। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं कि जैसे मोस्ट सेवियर, लीस्ट सेवियर, तो उन सारी चीज़ों को हम मॉनिटरिंग में जाके चेक करते हैं कि कितने क्रैंकेस प्रेशर पर इंजन को शट डाउन हो जाना चाहिए, कितने हाई वाटर टेम्परेचर या हाई आफ्टर कूलर टेम्परेचर पर इंजन को अलार्म देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पर होती हैं, सर्विस में जाकर जो है वो मॉनिटरिंग में होती हैं। उसके बाद जब हम कैलिब्रेशन में आते हैं तो कैलिब्रेशन में हमारे पास 3 तरह की कैलिब्रेशन होती हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है हमारे इंजन के मॉडल पे, ज़रूरी नहीं है कि हर इंजन पर हम जब कनेक्ट करें तो ये सारे ऑप्शन आएंगे, बल्कि इंजन के मॉडल के हिसाब से भी होता है। तो इंजेक्टर ट्रिम कैलिब्रेशन का क्या मतलब है, ये भी इंजेक्टर से रिलेटेड है। जब भी हम इंजेक्टर को रिप्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, चार उसके नंबर्स होते हैं, तो वो हमें जो है वो नोट डाउन कर लेना होता है। और जब हम इंजेक्टर को इंस्टॉल कर देते हैं इंजन में, उसके बाद हम ईटी कनेक्ट कर स्टॉप कंडीशन में ही यहाँ से उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। इसके 2 तरीके हैं, या तो आपके पास सीडी हो जो इंजेक्टर के साथ आती है तो वो सीडी से आप फाइल इसमें अपलोड करेंगे, अगर सीडी नहीं है तो जो इंजेक्टर के ऊपर नंबर लिखा हुआ है वही नंबर आपको इंजेक्टर ट्रिम कैलिब्रेशन में जाके डालना होता है। दूसरा हमारा इंजन टाइमिंग कैलिब्रेशन है। इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि इंजन टाइमिंग कैलिब्रेशन हम किस तरह करते हैं, ख़ासतौर पे कैटरपिलर के 3500 सीरीज़ इंजन में। वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। तीसरा होता है प्रेशर सेंसर कैलिब्रेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि जितने भी हमारे इंजन में प्रेशर सेंसर्स होंगे, जब हम इसको कैलिब्रेशन पे डालेंगे यहाँ से, तो सारे प्रेशर सेंसर्स जो है हमारे कैलिब्रेट होंगे। उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा कि सब ओके हैं या नहीं है। तो जो भी जिस सेंसर में भी कोई प्रॉब्लम होगा वो हमें नीचे जो है कोड्स में लिखा हुआ आ जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा कि आपका ऑयल प्रेशर जो है वो आउट ऑफ कैलिब्रेशन है, या उसका जो कनेक्टर है वो ओपन है या शॉर्ट है, जो भी प्रॉब्लम है। तो प्रेशर सेंसर कैलिब्रेशन भी यहीं से होती है और ये भी स्टॉप कंडीशन में होती है। तो इंजेक्टर ट्रिम कैलिब्रेशन और प्रेशर सेंसर कैलिब्रेशन तो स्टॉप कंडीशन में होते हैं। इंजन टाइमिंग कैलिब्रेशन जो है वो रनिंग कंडीशन में होती है। इस पर हमने पूरी इसके प्रोसेस पर एक वीडियो बनाई है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद जब हम नीचे वाली बार पे आते हैं तो सबसे पहले हमने बताया था कि स्टेटस होता है। तो जब हम स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंजन के पैरामीटर्स खुल जाते हैं, वो मुख्तलिफ पेजेस में होते हैं जैसा हमने बताया। तो आप जब उनको सेलेक्ट करेंगे तो 1 बाय 1 सारे जो पैरामीटर्स हैं आपके सामने आने लगेंगे। अगर इंजन स्टॉप कंडीशन में या रनिंग कंडीशन में, जो भी उसके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख दिए, मसलन इंजन का करंट ऑयल प्रेशर कितना चल रहा है, पीएसआई या बार में या केपीए में, कूलेंट टेम्परेचर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, आपके सिस्टम वोल्टेज, थ्रोटल पोजीशन कितनी परसेंटेज है, क्रैंकेस प्रेशर आपका कितना चल रहा है, आफ्टर कूलर टेम्परेचर, बूस्ट प्रेशर, फिर लेफ़्ट और राइट के एग्जॉस्ट टेम्परेचर्स, इंजन लोड फैक्टर, ये परसेंटेज में होता है कि कितना लोड है इंजन के ऊपर, फिर कूलेंट लेवल जो है वो हाई है या लो है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम कंट्रोल पैनल में नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सेलेक्टेड पैरामीटर्स होते हैं, मसलन ऑयल प्रेशर होता है, कूलेंट टेम्परेचर होता है, बैटरी वोल्ट होता है, इससे ज़्यादा हमारे पास वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। तो बाकी जो पैरामीटर्स हैं इनके जो सेंसर्स हैं वो डायरेक्टली ईसीएम को कमांड दे रहे होते हैं, और ईसीएम जो है वो यानी ईसीएम पर हम डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। तो उसके लिए जब हम ईटी कनेक्ट करते हैं तो ईटी के फ्रंट पेज पर जब हम स्टेटस पे आते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स या इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हम स्टेटस में चेक करते हैं। उसके बाद जब हम कोड्स में आते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि टोटल 4 तरह के कोड्स के ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। पहले के जो 2 हैं वो डायग्नोस्टिक कोड्स कहलाते हैं, उनमें एक एक्टिव कोड होगा, दूसरा लॉग्ड होगा। उसके बाद जो इवेंट्स हैं उसमें भी एक्टिव इवेंट और लॉग्ड इवेंट। तो इनका मतलब क्या है, जो हमारे डायग्नोस्टिक कोड्स हैं इसका पूरा नाम है एक्टिव डायग्नोस्टिक कोड। अगर हमारे पास ये RS का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में कोई इलेक्ट्रिकली ऐसा प्रॉब्लम आया है, मसलन हमारा कोई सेंसर है वो शॉर्ट टू ग्राउंड हो रहा है या ओपन हो रहा है या आउट ऑफ कैलिब्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक्टिव डायग्नोस्टिक कोड्स में आएंगी। और अगर वो कोड आकर चला गया है, यानी वो प्रेजेंट तो नहीं है लेकिन वो कोड बीच में आया था जब इंजन चल रहा था उस दौरान में, या जब आपने सेंसर खोला था तो वो कोड आ गया था ओपन का, उसके बाद फिर वो चला गया, तो वो हमारे लॉग में आ जाता है। लॉग का मतलब है कि वो हिस्ट्री में सेव हो जाता है। तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं वो कितने रनिंग आवर्स पे आया था और किस चीज़ का फॉल्ट था। लेकिन एक्टिव में ये है कि
अगर वो प्रेजेंट है तो आपको एक्टिव में नज़र आएगा, वरना यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, जैसा हमने आपको बताया कि शॉर्ट टू ग्राउंड या ओपन सर्किट। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट का मतलब ये होता है कि आपके इंजन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जो ईसीएम ने डिटेक्ट करी है इंजन के बिहेवियर के हिसाब से। मसलन हमारा इंजन चलते चलते जो है वो उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई, तो ये डिटेक्ट करेगा कि स्पीड रिड्यूस हुई है, तो यहाँ पर लो आरपीएम का एक्टिव इवेंट आ जाएगा जब तक कि वो लो रहेगा। फिर जैसे ही वो रेटेड पर वापस आएगा तो उसके बाद ये एक्टिव से रिमूव होकर लॉग में आ जाएगा। फिर लॉग में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आया था इंजन में, उसका ऑयल प्रेशर ड्रॉप हुआ था या उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था थोड़ी देर के लिए, फिर वो वापस जो है अपनी पोजीशन पे आ गया। तो उसके बाद फिर आप लॉग में जाके उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। एक्टिव इवेंट में वो जब तक रहेगा जब तक आपका इंजन का जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। तो एक्टिव डायग्नोस्टिक कोड में और एक्टिव इवेंट में सिर्फ यही फ़र्क है कि ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड होता है, ये हमारे इंजन के बिहेवियर से रिलेटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो ईसीएम समरी का है। ईसीएम समरी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ईसीएम की इन्फॉर्मेशन होती है, उसका मॉडल, उसका सीरियल नंबर, उसकी डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। ईसीएम कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, मसलन इंजन के जो लो आइडल आरपीएम है वो कितने, हाई आइडल आरपीएम जो है वो कितने वहाँ से फैक्ट्री एडजस्टेड हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें चेंजेबल होती हैं, बहुत सी नहीं होती। तो जब अगर हमें कोई पैरामीटर या कोई सेट पॉइंट चेंज करना हो उसके लिए फिर हमें फैक्ट्री से पासवर्ड लेना होता है, उसके बाद ही हमें उस पर एक्सेस मिलता है। मसलन इंजन के रेटेड आरपीएम 1500 है तो हम उसको 1800 करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आप इजीली चेंज कर सकें। अगर वो चेंज नहीं होंगे उसके बाद फिर आपको पासवर्ड चाहिए होगा, जो कि आपको कैटरपिलर से रब्ता करना पड़ेगा या उसके अथोराइज्ड डीलर से। तो कॉन्फ़िगरेशन में इसकी फ्यूल की सेटिंग होती हैं, FLS FTS वगैरह, कि ये डीजल इंजन का ECM है या गैस इंजन का है। इसी तरह ECM के हवाले से भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें सारी, इसके सीरियल नंबर वगैरह, जो कि हमारे ECM समरी में भी होता है और हमारे कॉन्फ़िगरेशन वाली उसमें भी होता है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन पर फिर कभी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो हमारा फैक्ट्री कॉन्फ़िगर्ड ECM आता है उसमें जो फैक्ट्री की तरफ से उन्होंने कॉन्फ़िगर्ड की हुई होती हैं चीज़ें, तो बहुत सी चीज़ें कस्टमर के लिए छोड़ दी जाती हैं कि वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे, और बहुत सी चीज़ें जो है वो फैक्ट्री एडजस्टेड होती हैं, उनको फिर हम चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उनकी परमिशन चाहिए होती है। तो कैटरपिलर ET के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हमने शेयर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेंडर कटआउट टेस्ट क्या होता है, किस तरह उसको परफॉर्म किया जाता है, उसके लिए क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होती है। आज की वीडियो के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।